करंट अफेयर, सो सभी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सभी एरियाज में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिक्लाइनिंग बुद्धा। सो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैच्यू भारत में, भारत के अंदर जो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा, क्या होता है रिक्लाइनिंग बुद्धा का मतलब? जब भगवान बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण, ही इज अबाउट टू अटेन महापरिनिर्वाण, दैट मीन्स ही इज नियरली गोइंग टू गेट सेल्वेशन। सेल्वेशन क्या होता है? सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, जिसमें भगवान बुद्ध ने इसे कहा महापरिनिर्वाण। सो बिफोर दिस ही फेल्ट सम प्रॉब्लम, सम हेल्थ इश्यूज, और उसके कारण क्या होता है भगवान बुद्ध लेइंग डाउन पोजीशन में, और यहां पर भी उन्होंने क्या है अपने फॉलोअर्स को ज्ञान दिया है। तो इस पोजीशन को रिक्लाइनिंग बुद्धा कहते हैं। और ये सबसे बड़ी जो स्टैच्यू है लगभग 600 फीट की, दुनिया के सबसे बड़े जो सबसे लेंथीएस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा है वो म्यांमार में है। इंडिया में भी ये बनने वाला था लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक अभी नहीं बन रहा है। तो यहां पर आपको पता होगा वैसाख था, सो बुद्ध पूर्णिमा अभी रिसेंटली 26 मई को गया। हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड में फेमस है, हमने पूरा डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। सो ड्यू टू कोविड-19 restriction, the ceremony to install India's largest reclining Buddha statue at Buddha International Welfare Mission Temple बोध गया, है ना, बोध गया, जिसको मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑल्सो इन लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की लिस्ट में भी है, वहां पर बनाया जाना था लेकिन नहीं बनाया जा रहा। तो बुद्धास बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा फेमस है सिटिंग बुद्धा, बैठे हुए, इसके अलावा वॉकिंग बुद्धा, स्टैंडिंग बुद्धा, है ना, इनमें से एक है रिक्लाइनिंग बुद्धा, जब ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले होते हैं उससे पहले की बात। सो द जाइंट ऑफ 100 फुट फायर ग्लास स्टैच्यू वाज टू बिल्ट, है ना, बाय द टीम ऑफ 22 आर्टिसन ऑफ कोलकाता। तो इस प्रकार का रिक्लाइनिंग बुद्धा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो रिक्लाइनिंग बुद्धा में क्या है, जैसे यहां पर ये इमेज दिखाई गई है, परिनिर्वाणा, परिनिर्वाण कब हुआ भगवान बुद्ध का? 483 में, और यहां पर उन्होंने ग्रेट सेल्वेशन प्राप्त किया आफ्टर डेथ, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब है द साइकिल ऑफ बर्थ, उससे वो हमेशा के लिए निकल गए। साइकिल ऑफ बर्थ का मतलब क्या होता है? वी यूज्ड टू से दैट व्हेन अ पर्सन केम टू दिस अर्थ ही विल लिव अ लाइफ, then he died, then he has to live some another's life like animals life or anything, और इस तरह से ये लगातार चलता रहता है। तो this cycle of birth, this had been closed, this is what salvation। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और 80 की एज में उन्होंने मेडिटेशन करते हुए महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, एंड द लोकेशन इज खुशीनगर। तो यहां पर उनका डिमाइस हुआ, उनकी मृत्यु हुई। एंड यहां पर देखिए रिक्लाइनिंग बुद्धा के जो सबसे पहले आर्टिफैक्ट दिखाई देते हैं वो गंधार आर्ट में, और ये पीरियड था 50 BC टू 75 AD। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत बार आए हैं, है ना। तो आपको मुझे बताना है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था द फ्यूचर बुद्धा, ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, द फ्यूचर बुद्धा। आप बताइए द फ्यूचर बुद्धा का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आए थे, बताइए द फ्यूचर बुद्धा, राइट। तो आगे चलते हैं। इस तरह के रिक्लाइनिंग बुद्धा जो हैं थाईलैंड में भी हैं, एक सबसे बड़ा जो है वो है म्यांमार में 600 फुट विंसेन ताव्या, और ये म्यांमार में लोकेटेड है। ये दुनिया का सबसे लंबा रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग का मतलब समझ गए होंगे आप, लेइंग पोजीशन में कोई व्यक्ति है, ठीक है। और इसी तरह से पठानकोट पाकिस्तान के अंदर भी जो है खैबर पख्तूनवा प्रोविंस जो है वहां पर भी इस प्रकार का भामला बुद्धा परिनिर्वाणा, तो ये ओल्डेस्ट स्टैच्यू प्राप्त किया है 2nd AD में। याद रखना खैबर पख्तून जो कि पास है, पास मतलब दर्रा, राइट। और अंकोर वाट के मंदिर में जो कि हिंदू टेंपल है, दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल अंकोर वाट, यहां पर भी 70 मीटर स्टैच्यू रिक्लाइनिंग बुद्धा का है। भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो थंजौर या थंजावुर नाम की जगह तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो इस प्रकार के रिक्लाइनिंग बुद्धा। केव नंबर 26 देखिए, अजंता एलोराज में, है ना, हिंदू टेंपल्स भी हैं,
बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी हैं और जैनिज्म टेम्पल्स भी हैं, और यहाँ पर अलग अलग केव्स में अलग अलग प्रकार के रिलीजन के। तो 24 फुट लॉन्ग, 9 फुट टॉल स्कल्पचर ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो देखिए अजंता एलोरा में भी प्राप्त होता है। इस तरह के आपको प्रीलिम्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से 6 मीटर लॉन्ग रेड स्टोन मोनोलिथ, मोनोलिथ का मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ स्टैच्यू भी कुशीनगर में प्राप्त किया गया। अगला जो टॉपिक है, अगला जो आर्टिकल है, दैट इज रिलेटेड टू बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल। रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बिटकॉइन माइनिंग होती है स्पेशली इन इंडिया, चाइना या फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, सो मोस्ट ऑफ दिस बिटकॉइन माइनिंग्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। और इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हैवी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कंजम्पशन होता है। और सारी चीजें किस पर बेस्ड है? कोल बेस्ड। तो जब यहां पर इलॉन मस्क ने रिक्वेस्ट की कि आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, जो अलग अलग नोड हैं जहां पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिप्टो करेंसी को कॉइन किया जाता है, उसे आप रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से प्रयोग कीजिए। तो यहां पर जो है इट कमिट, तो बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ माइनर हु कमिट टू पब्लिशिंग करंट एंड प्लान रिन्यूएबल यूजेस। तो रिन्यूएबल यूजेस के आधार पर, ये सब क्या है? इलॉन मस्क जो हैं टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स के ऑनर, तो यहां पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन भी याद आ रही होगी टेस्ला से, एक स्कीम भी है भारत की, फेम है ना, फेम स्कीम क्या है? जिसमें हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे भारत में, और इसमें टेस्ला की मदद ली जा रही है। तो ये चाहते हैं कि टेस्ला व्हीकल्स परचेज, तो यहां पर इन्होंने, पहले क्या होता था, कुछ पर्टिकुलर पर्संस कैन बाय द टेस्ला व्हीकल्स इन बिटकॉइन, बट नाउ दे रिजेक्टेड एंड लेटर बिटकॉइन काउंसिल डिसाइडेड टू मेक ईच एंड एवरीथिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। और ये बहुत अच्छी बात है ना, काफी हद तक वो बड़े पैमाने पर स्केल पर करेंगे ये काम। He said that Tesla will not sell any Bitcoin, instead of use Bitcoin for transaction as soon as mining move to more sustainable energy। जब ये जो माइनिंग हो जाएगी ना, माइनिंग सस्टेनेबल एनर्जी लाइक विंड पावर, लाइक यू कैन से सोलर पावर एटसेट्रा। सो मस्क ने कन्विंस्ड किया नॉर्थ अमेरिका के बहुत से, मैनी ऑफ दी, एंड ट्रांसपेरेंसी लाए वर्ल्ड वाइड। और इससे क्या होगा? देखिए बिटकॉइन की जो फंजिबिलिटी है, जो ट्रांजैक्शन है, एक बिटकॉइन के बदले दूसरा जो ट्रांजैक्शन होता है, दैट ट्रांजैक्शन विल बी इन द सेम नेचर, बट द मोटिव बिहाइंड इट इज टू प्रमोट ग्रीनर प्रैक्टिसेस। मतलब पूरी दुनिया में एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। तो अगला टॉपिक है जो कि हमारे ओलंपिक्स से रिलेटेड है। भारत को ओलंपिक्स ओलंपिक्स गोल्ड या ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर मेडल कितने मिलते हैं एवरी इन ओलंपिक्स आफ्टर 4 ईयर? मैक्सिमम 3, 2 और 1। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। अमेरिका गॉट 150 प्लस और 200, राइट? सो मैक्सिमम नाउ इन द प्रीवियस ओलंपिक चाइना गॉट। तो इंडिया ने बहुत सी स्कीम्स निकाली ताकि हम भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक्स जीत सकें। सो द टेनिस प्लेयर अंकिता रैना, सो शी इज अ फाइनेस्ट टेनिस प्लेयर, और इन्हें भी अब क्या किया गया है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये बात याद रखना, टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया है, जिसमें इनको फैसिलिटीज दी जाएंगी, इनकी ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ होगा, और इनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए 10 से 15, 20, 30, 50 लोगों पे स्पेसिफिक फोकस किया जाए, डेफिनेटली दे विल कम इन इंडिया विद दी मेडल्स, राइट? तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, MYAS, जिसके मिनिस्टर चल रहे हैं अभी किरण रिजिजू, उन्होंने टॉप्स, राइट, टॉप्स नाम से जो ये प्रोग्राम निकाला है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। पोडियम का मतलब होता है कि एक पोडियम ऐसा होता है ना, आपने जरूर देखे होंगे, व्हाट आर द पोडियम्स, कुछ इस तरह के पोडियम्स होते हैं, और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो इसको बोला जाता है, जो फर्स्ट होता है जिसको गोल्ड मिलता है 1, सेकेंड
और ये थर्ड, दिस इज पोडियम जहां पर ये खड़े होते हैं, है ना। सो टॉप एथलीट्स को ये फैसिलिटीज दी जाएगी। सो दिस इज व्हाट टारगेट पोडियम स्कीम। पीरियोडिक परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा एथलीट का, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल डिफाइन इट, और यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कोचेज उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, फाइनलाइज किया जाएगा, ताकि वी कैन कम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। और ये सब किया जा रहा है अभी से ही कि जो 2024 के ओलंपिक्स हैं, 2028 के ओलंपिक्स हैं उनके लिए, राइट। तो ये एक प्रीमियर प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रीमियम प्रिपरेशन हो। और यहाँ पर देखिए लॉस एंजलिस के गेम 2028, ओलंपिक गेम्स इन पेरिस, तो यहाँ पर वो लोग मेडल ला सकें, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एस्टेब्लिश टॉप स्कीम इन 2014। तो आपको पता होना चाहिए टॉप्स क्या है, TOPS, है ना, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से यहां पर एलीट एथलीट्स जो हैं उनके आइडेंटिफिकेशन की कमेटी बनाई जा रही है, राइट। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा जो हाई प्रायोरिटी के स्पोर्ट्स हैं। आपने देखा होगा रेसलिंग में भारत का बहुत अच्छा नाम है, शूटिंग में भारत का बहुत अच्छा नाम है, बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में, आर्चरी और हॉकी। तो यहां पर स्पेशल फोकस किया जाए। और देखिए टेनिस में भी अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो मिशन ओलंपिक सेल ये, और मिशन ओलंपिक सेल इज द डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो MOC के जो चेयरमैन होते हैं ना वो डायरेक्टर जनरल होते हैं साई इंडिया के, राइट। आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्विट्जरलैंड ने एक पेशकश रखी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पेशकश रखी दैट स्विट्जरलैंड के स्पीज नाम की जगह पर एक बायो हब बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बायो हब। आपको मैं एक चीज लिंक करता हूं, स्वालबार्ड, आपने इसका नाम सुना है क्या, स्वालबार्ड। बिल्कुल अलग पॉइंट है वैसे। स्वालबार्ड इज अ प्लेस हियर वर्ल्ड्स all the genomic seeds etc of different varieties of plant species, animal genomic structure is stored because it is very cool place in Norway। स्वालबार्ड कहाँ का आइलैंड है, नॉर्वे का। और यहाँ पर जेनेटिकली, मतलब इन नियर फ्यूचर इफ दिस अर्थ गॉन इनटू द आइस एज, जैसा अर्थ पहले 5 बार भी जा चुके, 5 times it got ice age। In the same time, if we will be in ice age, we will explore these and quickly we will sow the plants, animal seeds, ताकि रिकवरी जल्दी हो सके, हमें फिर से लाखों साल ना लग जाए इस पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस में। सो स्वालबार्ड में, इसी प्रकार से लद्दाख में, तो यहाँ पर पूरी दुनिया में केवल ऐसे 2 जगह, स्वालबार्ड और एक लद्दाख। वैसे ये बिल्कुल अलग टॉपिक था, लेकिन मुझे बस आपको बताना था कि ऐसी भी एक जगह है कि बहुत जल्दी से यदि पृथ्वी पर पूरी तरह से तबाह हो जाए, क्विकली वी कैन रिकवर विद दिस इकोसिस्टम। और इसके लिए हम दुनिया के जितनी भी स्पीसीज हैं उनके, ठीक है, जीनोमिक स्ट्रक्चर एटसेट्रा सेव किया हुआ है। ऐसा ही लद्दाख में दूसरा जो जगह है वो लद्दाख भारत ने कर रखा है। सो बायो हब में क्या कर रहे हैं, देखिए दुनिया की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं जो वीरोलॉजी की है, पैथोजेंस, व्हाट आर पैथोजेंस, पैथोजेंस जो रोग कारक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे फंगस, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एंड वी कैन से वन मोर इज जो मलेरिया में होता है प्रोटोजोआ, राइट, एंड एनी काइंड ऑफ वॉर्म, है ना, वॉर्म जो होते हैं, तो ये पैथोजेंस होते हैं जो रोग फैलाते हैं। तो यहाँ पर लैब्स हो दुनिया की, वो इंटरकनेक्टेड हो, बेटर एनालिसिस एंड प्रिपेयर्डनेस हो। जैसे वुहान में हुआ, दे आर नॉट शेयरिंग एनी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, रिसेंटली एक और डेवलपमेंट हुआ है, द फर्स्ट पर्सन हु सेड कोरोना वुहान वायरस वाज यूएसए, और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी रिसर्च डेवलप की थी उन सबको क्रश कर दिया गया, मतलब उसको यूज नहीं किया जाएगा। और जो बाइडेन नए सिरे से पड़ताल करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में
वुहान की जो वायरोलॉजी लैब है वहां से कोरोना निकला था। तो यहां पर एक प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, इंटीग्रेटेड लिंक हो, बायो हब, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बायोलॉजिकल मटेरियल्स को पूरी तरह से समझना, बायो हब स्विट्जरलैंड स्पीज नाम की जगह पर, जैसा हमने अभी देखा नोवल कोरोना वायरस में, उसको हम लोग रोक सकें, राइट। इस तरह का कोई भी सिचुएशन आ जाए। ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बन्नी ग्रासलैंड। और कहां पर है बन्नी ग्रासलैंड? गुजरात में। आपने एक और नाम सुना होगा बुग्याल। बुग्याल ये कहां पर आता है भाई? उत्तराखंड में। और ये जो बन्नी ग्रासलैंड है ना, ये न सिर्फ ग्रासलैंड है बल्कि ये वेटलैंड भी है, इसके पास में वेटलैंड भी है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, वेटलैंड में तो बहुत ज्यादा पानी होता है, वेटलैंड जहां पर नमी है। ग्रासलैंड वो होते हैं जहां पर रेनफॉल कंपैरेटिवली स्कैंटी हो। आपने यदि ज्योग्राफी में पढ़ा है स्कैंटी रेनफॉल, है ना, जैसे आपने प्रेरीज का नाम सुना होगा, डाउन्स वेल्ड्स का नाम सुना होगा, ऐसे गुजरात में बन्नी है। लेकिन यहाँ पर वेटलैंड भी है। और कौन से वेटलैंड? जो हम लोग जो वेटलैंड हैं गुजरात के कच्छ वाले जो वेटलैंड है, राइट। तो ऑल द एनक्रोचमेंट, एनजीटी ने सभी जो एनक्रोचमेंट है उनको रिमूव करने का ऑर्डर दिया है फ्रॉम द बन्नी ग्रासलैंड। और वहां की एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, मलधारीज ने इसका स्वागत किया है। मलधारीज कौन है हम लोग भी बात करने वाले हैं। तो एनजीटी सेड दैट मलधारीज विल कंटिन्यू टू होल्ड द राइट टू कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट। कम्युनिटी फॉरेस्ट पे आजकल बहुत ज्यादा जोर है। कम्युनिटी का मतलब एक कम्युनिटी ही कंजर्व कर रही है फॉरेस्ट को, मतलब संरक्षित कर रही है। तो दिस बन्नी ग्रासलैंड इट इज इन गुजरात एंड लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन भुज तालुका ऑफ कच्छ। और ये जो कच्छ का रण जो वेटलैंड है वो भी नियर है। 45% ऑफ द पास्चर इन गुजरात, बन्नी का 45% जो पास्चर है वो गुजरात में है। और यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज तो होती ही हैं। आपको पता होगा भुज में जो अर्थक्वेक आया समय समय पर, वो एक जो जोन 5 है, जोन 5 का मतलब कहां है? जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं उनमें शुमार है ना, भुज वाला जो रीजन है। सो सॉइल, रिवर, वेटलैंड, इकोसिस्टम, तो देखिए ऐसा होता नहीं, 2 इकोसिस्टम, वन इज ग्रासलैंड एंड सेकंड इज वेटलैंड। और ये जस्टापोज, ये दोनों एनकाउंटर हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक जगह पर, है ना। और यहां का एक और छरी दंदा वेटलैंड, तो इसे छरी दंदा वेटलैंड कहा जाता है, ये बात आपको और याद रखनी है। और बन्नी बुग्याल आपको याद रखना उत्तराखंड से रिलेटेड है ना। चलो यहां पर क्या हो रहा है, बन्नी ग्रासलैंड में एक इन्वेसिव स्पीसीज है, कौन सी? प्लांट की, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये आप बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। और इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है? जो अन्य प्लांट्स के न्यूट्रिशन को खुद ले, डाइजेस्ट कर ले, है ना। तो यहां पर ये एक फॉरेन एलियन स्पीसीज है और इसके कारण क्या है, इनको इकोसिस्टम में इन्वेडर भी कहा जाता है। जैसे यदि आप पानी की बात करें, यदि रिजर्वोयर की बात करें, तो वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, अन्य सभी पादपों के पोषण को एब्जॉर्व कर लेती है। इज इट क्लियर? सो मलधारीज की बात कर रहे हैं, मलधारीज कम्युनिटी लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन दी प्रोटेक्टेड श्रब, सवाना टाइप के ये बन्नी ग्रासलैंड है। मलधारीज मीन्स ओनर ऑफ गुड्स। और यहां पर एक विशेष प्रकार की बफेलो है ब्रीड, दे ब्रीड बन्नी बफेलो एंड स्पीसीज एंडेमिक टू द रीजन, और वो केवल उसी रीजन में पाई जाती है। बफेलोज आर अडेप्टिव टू कच्छ हॉट वेदर कंडीशन। वैसे बफेलो ब्लैक है, इतना आसानी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए उनको पानी की आवश्यकता होती है। इज इट क्लियर? सारी बातें क्लियर है, बन्नी ग्रासलैंड, है ना। ज्योग्राफिकली भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग एक स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, 2 हैं वैसे, नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन सिस्टम। भारत में पेंशन सिस्टम बंद हो गया एक्सेप्ट आर्मी वगैरह में है। तो यहां पर एक बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, बहुत कॉमन है, आप लोग सुनते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंडर में ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट अंडर द NPS सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना, इसके तहत 6 ट्रिलियन का माइलस्टोन क्रॉस किया। मतलब लोग जो हैं भविष्य में क्या होता है, जैसे 60 साल के बाद की एज में अर्निंग कुछ नहीं होता है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए 18 की साल से 19 साल से, या हम लोग 30वें साल में,
तो हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया एनपीएस में या फिर अटल पेंशन योजना में, तो हमको 1000 टू 5000 रुपीज हर महीने मिल जाएगा मुझे, मतलब मैं हूं यदि रिटायर्ड हो गया हूं तो, वाइफ को, स्पाउस को, और यदि कॉर्पस बच गया है, अमाउंट बच गया है, दैट विल बी इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ डाइड, इन दैट केस दैट कॉर्पस विल बी सबमिटेड गिवन टू द नॉमिनी। तो इस प्रकार से क्या होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम काम कर रहा है आजकल, और इसमें क्या होता है, मंथली हमें अमाउंट जो है एक जमा कराना होता है। इज इट क्लियर? बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यदि ओल्ड एज में हमारे को पेमेंट की जरूरत पड़ जाए, कई आजकल जो वृद्धाश्रम है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, समय का कुछ पता नहीं है ना, कि कैसे बच्चे होंगे हमारे। सो एसेट अंडर मैनेजमेंट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं की से वो एक फिक्स मंथली डिडक्शन हो जाता है अमाउंट में से। तो ये जनवरी 2004 से स्टार्ट हुआ, और फ्रॉम 2018 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कवर्ड अंडर एनपीएस, उनके सैलरी में से डायरेक्ट कटने लग गया, और इम्प्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बेनिफिशियरीज कौन होंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है अपने आप में। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम मई 2009 से जो भी हैं भारत के, उन सभी पर वो सभी ले सकते हैं। किस एज ग्रुप में? 18 से 65 के एज ग्रुप में वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें पूरा कॉर्पस एक साथ भी मिल सकता है, या फिर मंथली बेसिस पर वो ले सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल नहीं है, इस प्रकार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, जो बाहर रह रहे हैं, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेकिन वो फॉरेन में रह रहे हैं, है ना, उनके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, दोनों के पास ओसीआई और पीआईओ सिटीजनशिप भारत की नहीं हो, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कि यदि बहुत बड़ा परिवार है, बेटा बेटी सब साथ में रह रहे हैं, तो उसमें एक डाउटफुल है। तो ये 3 केसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनपीएस। इन द सेम वे अटल पेंशन स्कीम लॉन्च्ड इन मई 2005, याद रखना वो 2004 में है, ये 2015 में। ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडिया, सोशल सिक्योरिटी एट द एज ऑफ 60+। और यहां पर देखिए मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेशियो इज 57:43। तो द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड कंप्रेहेंसिवली अक्रॉस द कंट्री टू कवरिंग ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पर मेल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, फीमेल का कम है, 43 है। एंड हाउएवर ओनली 5% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैज़ बीन कवर्ड। इसका मतलब ये इतने परसेंटेज में मेल और फीमेल के लिए डेडिकेटेड कॉर्पस मतलब उनको बनाया गया है, सो दैट कि 57, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, उनमें से 57 मेल होंगे जो, और 43 एक फिक्स रेशियो कर दिया, ताकि फीमेल शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन अटल पेंशन स्कीम। तो अगेन पीएफआरडीए ही, और पीएफआरडीए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और यहां पर 5% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैज बीन कवर्ड अंडर अटल पेंशन योजना। देख लीजिए 5% एलिजिबल पॉपुलेशन आ गई इसके अंडर में। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए एक अर्ली एज में 18 से 40 की एज से सब्सक्राइबर बन सकता है, एक अमाउंट जो आप डिसाइड करें, एंड कंट्रीब्यूशन लेवल वुड वेरी। कितना जल्दी, मान लीजिए 18 साल में किसी ने एनपीएस अटल पेंशन स्कीम स्टार्ट किया है और एक ने 40 में किया है, तो ही विल बी बेनिफिटेड मोर। और यहां पर अटल पेंशन स्कीम के तहत व्हाट विल यू गेट, सो मिनिमम गारंटीड पेंशन क्या है, 1000 टू 5000। ये वेरी क्यों कर रहा है, इसने अर्ली स्टार्ट किया था, इसने लेट स्टार्ट किया था, अमाउंट इज, है ना, और डिफरेंट अमाउंट्स पे कॉर्पस अलग अलग होगा। और ये गारंटी करता है लाइफ टाइम, यदि मेल एक्सपायर भी हो जाए, फीमेल एक्सपायर हो जाए, तो उसका जो स्पाउस है, फीमेल का हस्बैंड और मेल की वाइफ, तो उनको मिलेगा। और यदि पेंशन पैसा बचा है तो कॉर्पस नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये बॉडी आती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा ये 2 स्कीम्स चलाई जाती हैं, अटल पेंशन स्कीम एंड नेशनल पेंशन स्कीम, है ना। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय enactment of parliament to regulate, promote and ensure the orderly growth in NPS, है ना। चलिए, यदि ऐसा नहीं होगा, ओल्ड पीपल के पास पैसा है तो वो समय समय पर टाइमली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि एक बहुत बड़ा मेजर चंक ऑफ जीडीपी विल गोज इनटू दिस।
एक सजेशन हमेशा आता है कि इंडिया हैज इन्वेस्टिंग ओनली 1% in health infrastructure, but it should invest at least 2.5 to 3%. This is the present requirement. तो जीडीपी का टोटल ये हमें निवेश करना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो 57 देश हैं दुनिया के, जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने ये बोला कि देयर शुड बी ए कॉल फॉर परमानेंट कमीशन फॉर इजराइल पैलेस्टीन एरियाज, एंड इजराइल पैलेस्टीन एरियाज में कंटिन्यूअसली ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। सो दिस वायलेशन शुड बी स्टॉप्ड, एंड हाउ इट विल बी स्टॉप्ड, देयर शुड बी अ परमानेंट कमीशन जो रेगुलरली हैव अ ईगल आई on each and every events happening in this region, yes or no? So largest surge अभी वायलेंस देखा गया और यहां पर ये प्रपोज किया गया यूएन। और देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने बहुत प्रेशर भी बनाया इजराइल के ऊपर, यूएन के ऊपर, और मीटिंग भी हुई इवन दिस पैंडेमिक। सो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन इंक्वायरी करने के लिए होगा, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर प्रेसिडेंट यहां पर इन्वेस्टिगेट करें सभी वायलेशन को, ये डिमांड की गई इन 57 देशों के द्वारा, है ना। और आजकल क्या है, पाकिस्तान और टर्की लीडर बनने की कोशिश करते हैं ओआईसी के, है ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया थोड़ा सा सॉफ्ट है आजकल, पहले सऊदी अरेबिया ही लीड किया करता था। सो यहां पर एक क्वेश्चन है कि ओआईसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इट वॉज डेवलप्ड इन 1969। एक हिस्टोरिकल समिट था रबट। रबट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी है रबट। यहां पर एक हिस्टोरिकल समिट हुआ एंड द हेडक्वार्टर ऑफ ओआईसी इज इन जेदाह ऑफ सऊदी अरेबिया। ओआईसी का अपना एक बैंक भी है, याद रखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सन हालो। व्हाट इज हालो? ऑरा, एक चीज, हालो को हम लोग ऑरा भी कह सकते हैं, जैसे भगवान राम, शिव और वो जो पीछे की तरफ जो ऑरा दिखाई देते हैं ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है आभा मंडल, तो हालो देखा गया। और ये कैलिडोस्कोप इफेक्ट, कैलिडोस्कोप क्या होता है, बहुरंगदर्शी, जिसमें इफ यू विल सी एनीथिंग, लाइक इफ आई हैव कैलिडोस्कोप एंड आई एम वॉचिंग माई मोबाइल फोन, द कॉर्नर साइड ऑफ द मोबाइल विल रिफ्लेक्ट ऑल द 7 कलर्स, मतलब बहुरंगदर्शी, मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं, दैट इज कैलिडोस्कोप। यदि आप कोई एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर स्पेलिंग हमेशा पूछी जाती है कैलिडोस्कोप की। तो इस प्रकार का एक हालो दिखाई दिया गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा नॉर्मली नहीं होता, हम रेनबोज देखते हैं, अंदर आप देख रहे होंगे थोड़ा रेडिश ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली एक कॉन्सेप्ट भी बताया था व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग ब्लड मून, है ना, फुल मून। बहुत ही, आप मेरी प्रीवियस क्लास देखिए, मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट क्लियर किया है। सो जब यूनी कलर्ड लाइट passes through the prism, it reflect in different 7 colors and red deflect least, लाल सबसे कम डिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इनर वाली लेयर इसकी रेड दिखाई दी। अब आप पूछेंगे व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा हुआ कैसे, ये बेंगलुरु में देखा गया, ऐसा कैसे हुआ? देखिए एक सिरस नाम के क्लाउड होते हैं, सिरस, और ये लगभग 20,000 फीट्स पर होते हैं, बहुत ऊंचाई पर सिरस नाम के क्लाउड्स होते हैं, और वहां पर उन क्लाउड्स में बहुत ही पतले, पतले का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बहुत डेंस होते हैं, बहुत ही थिन लेयर होती है इनकी, और वहां पर क्रिस्टलाइज्ड जो हेक्सागोनल पार्टिकल्स थे, ड्रॉपलेट्स थे, आइस क्यूब थे, तो वो एक एरिया क्रिएट हुआ और उनसे रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये पूरी हालो दिखाई दी, जैसे हमको रेनबो दिखाई देता है। अब चूंकि बिकॉज ऑलवेज यू विल सी अ रेनबो इफ सन इज इन वेस्ट, so rainbow will be in east direction, opposite direction of the sun, yes or no? But it is along the sun, and that is why it is not reflecting all the color except some reddish color inside and some lighter color outside. तो वो 7 colors हैं, but it is not properly looking. तो इस प्रकार से ये जो इसका जो 22 डिग्री एंगल है, इस एंगल पर सर्कुलर हालो देखा गया बेंगलुरु के पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा, है ना, पॉपुलरली नोन एज 22 डिग्री सर्कुलर हालो। और यहां पर सन्स और मून्स रेज गेट डिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड थ्रू हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन सिरस क्लाउड
एंड व्हाट इज सिरस क्लाउड, जो है ना कैलिडोस्कोप इफेक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग रंग दिखें, ये एक हालो हो गई, राइट। सिरस क्लाउड बहुत ही वेरी हाई अप होता है, थिन होता है, हेयर लाइक क्लाउड 20,000 फीट पर होता है। और रेड क्यों दिखाई दिया, रेडिश, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, लीस्ट डेविएशन। जब भी लाइट को हम लोग पास करेंगे प्रिज्म से, देयर विल बी लीस्ट डेविएशन इन रेड कलर एंड देयर इज मैक्सिमम डेविएशन इन दी वॉयलेट, बैंगनी में सबसे ज्यादा है ना, विबग्योर। तो आप याद रखेंगे VIBGYOR, रेड, वेवलेंथ, मैक्सिमम बट लीस्ट डिफ्लेक्शन, वेवलेंथ लीस्ट बट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग आ गए हैं एमसीक्यूज पर। तो एनपीएस पॉज कर लीजिए एंड प्लीज गिव योर आंसर, है ना, पॉज कर लीजिए और आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, है ना, आप पॉज कर लिया करिए जब भी क्वेश्चन आए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट करेक्ट। वाई? स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय एंड रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, नो PFRDA तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, गलत हो गया। यस, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल पेंशन स्कीम एट द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 ईयर्स कैन ज्वाइन NPS। इज इट क्लियर? चलिए, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट हियर, ओनली सेकंड इज करेक्ट हियर। आप एक्सप्लेनेशन चाहें PDF में पढ़ लेना, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। सेकंड, मैंने आपसे रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, लगभग 5 to 10 days बिफोर आई टॉक्ड अबाउट विनकॉम्बे। ये देखा गया था कहां पर, मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में, और वहां पर ये किससे रिलेटेड है, पॉज करके बताइए। इट इज अ मीटियोराइट, और ये मीटियोराइट इस प्रकार का था कि इसमें हमें बहुत ओल्डेस्ट जो है, तो ये एक प्रकार का मीटियोराइट से उल्का पिंड है, और ये अपने आप में स्पेशल टाइप का एक मीटियोराइट है जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिशियस मीटियोराइट। और कार्बोनिशियस मीटियोराइट का मतलब क्या है, बहुत ही ओल्डेस्ट है, बिफोर सोलर सिस्टम के क्रिएशन से पहले का है, तो हमारे को रिसर्च में बहुत मदद करेगा। ये इंग्लैंड में गिरा था, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज अब आप लोग पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। म्यूकरमाइकोसिस दैट इज नोन एज ब्लैक फंगस, मैंने आपको व्हाइट फंगस के बारे में भी डिस्कस किया है, ब्लैक फंगस के बारे में भी डिस्कस किया है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस? प्लीज पॉज कर लीजिए और बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। सो लेट मी गिव यू द आंसर। मैं आपको बता दूं तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है, यस। ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकरमाइसिटीज, इनके द्वारा होता है, ये उड़ते रहते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको, एक एक लेक्चर को डिटेल में देखिए। पहले वाले मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था प्रीवियस डेज में। सॉइल, प्लांट मैन्योर, डिकेइंग फ्रूट, ये सब जगह पाया जाता है इन्फेक्शन। ब्रेन, लंग्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। आईज में, साइनसेस, है ना, पूरी तरह से चोक कर सकता है। कैंसर पेशेंट, डायबिटिक, और जिन्होंने देखिए आजकल एक नया टर्म आया है जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के बाद हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज किया, और वहां पर वो सबसे बड़ा रीजन बन रहा था म्यूकरमाइकोसिस का। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एड्स वगैरह के रोगी में भी ये इसकी संभावना ज्यादा होती है क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है उन लोगों की। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, पॉज कर लीजिए एक बार आप लोग। सो लेट मी गिव यू द आंसर। आउट ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया, more than 2/3 of its comprised of wind and solar energy। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में विंड एंड सोलर एनर्जी, वैसे थर्मल जो है जियो थर्मल एनर्जी भी होती है ना, बहुत सारी एनर्जी होती है, बट 2/3 इज इन फ्रॉम वी आर गेटिंग विंड एंड सोलर। सेकेंड, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। आउट ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया, मोर देन हाफ कम्स फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। नो, गुजरात रैंक थर्ड आफ्टर तमिलनाडु एंड केरला, कर्नाटका। सो यहां पर गुजरात खुद थर्ड आता है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर हाफ केवल गुजरात और राजस्थान से आया। इट इज नॉट पॉसिबल बेसिकली। देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट होगा, यस, कर्नाटका एंड तमिलनाडु दे आर जनरेटिंग हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्ड नंबर पे गुजरात है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुजरात और राजस्थान दोनों मिलकर, ठीक है,
और क्रिसिल की ये रिपोर्ट आई थी, राइट। अकेले कर्नाटका एंड तमिलनाडु 10 गीगावाट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो अगस्त 31 इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, ये आप लोग सब पढ़ लीजिए एक बार। सो आई थिंक बायोमास, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं ना दोस्तों, हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पर्ण विद्युत ऊर्जा, उन्हें माना जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन बहुत लार्ज स्केल के जो हाइड्रो पावर प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल लाइक भाखड़ा नांगल डैम, इट इज अ लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, सो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ सडन, राइट, एलिवेशन इज हाई एंड वाटर इज फ्लोइंग एंड हियर इन बीनीथ देयर इज रोटेटिंग शाफ्ट, है ना, डायनेमो, and thereby it will generate electricity. So small hydropower in renewable, but large hydropower do not considered in renewable energy. I think each and everything is very clear to you. So आज के लिए इतना ही है।